हेलो। आज हम लोग अनुभववाद पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में आपने देखा था जब बुद्धिवाद पे चर्चा हुई थी। ज्ञान मीमांसीय चर्चा है ये, और बात इस पे हो रही है कि ज्ञान का स्रोत क्या है। बुद्धिवाद ज्ञान के स्रोत के रूप में बुद्धि के जन्मजात प्रत्यय को मानता है। उस सिद्धांत में हम लोगों ने यह देखा था कि बुद्धिवाद यह कह रहा था ज्ञान जो है वो बुद्धि में जन्म से ही रहता है, प्रत्यय के रूप में रहता है, और अनुभव की भूमिका केवल उसको पुष्ट करने में थी। लेकिन अब जब हम लोग अनुभववाद पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ बातें अनुभववाद के बारे में बुद्धिवाद की आलोचना करते वक्त भी स्पष्ट हो गई थी। अनुभववाद वह सिद्धांत है जो ज्ञान के स्रोत के रूप में अनुभव को मानता है। कैसे अनुभव को मानता है? इंद्रिय अनुभव को, सेंस एक्सपीरियंस को महत्व देता है। एक बहुत ही कंफ्यूजन होता है छात्रों के बीच में जब वो प्रश्न पूछते हैं कि सर अनुभव का हम क्या अर्थ समझें। तो मैं यहाँ पे पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अनुभववादी जब अनुभव को ज्ञान का स्रोत मान रहे हैं तो वो इंद्रिय अनुभव को मान रहे हैं। हम अब प्रश्न होता है कि इंद्रिय अनुभव क्यों कहा जा रहा है। तो आप देखते होंगे नैतिक अनुभव, धार्मिक अनुभव, बहुत तरह के अनुभव आपको होते हैं, लेकिन उसको ज्ञान के स्रोत के रूप में अनुभववादी नहीं मानते। इंद्रिय अनुभव से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसकी बात होती है, उस अनुभव की बात होती है जो हमारे सेंस से हमें प्राप्त होता है, इंद्रियों से प्राप्त होता है। तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि अनुभववाद जब ज्ञान के स्रोत के रूप में बात करता है अनुभव की, तो वो इंद्रिय अनुभव की बात करता है। हाँ, एक जब आप अनुभववाद पढ़ेंगे तो जो अनुभववादी दार्शनिक होंगे वो सीधे वस्तुओं के गुण जो इंद्रियों के माध्यम से हमारे अंदर संवेदनाओं के रूप में आते हैं उनकी तो बात करेंगे, साथ में एक शब्द रिफ्लेक्शन का भी आता है। जैसे जब आप लॉक का दर्शन पढ़ेंगे तो वो यह मानते हैं कि हमारे मन का भी हमें कुछ अनुभव होता है, मन की क्रियाओं का कुछ अनुभव होता है जिसे वो एक तरह का अनुभव मानते हैं। लेकिन मोटे तौर पे जब हम देखेंगे तो केवल सेंस से जो हमें जो एक्सपीरियंस होगा, सेंस एक्सपीरियंस की ही बात होगी अनुभववाद में। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए, सेंस एक्सपीरियंस की बात अनुभववाद में हो रही है, लेकिन साथ में मन की क्रियाओं में जैसे भावना, विचार, स्मृति, ये सब इच्छा, इन सब अनुभव की भी व्याख्या अनुभववाद में होती है। अब है कि पहले मोटे तौर पे अनुभववाद को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे अनुभववादी दार्शनिक अपने ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि प्रस्तुत जब करेंगे तो बुद्धिवाद की आलोचना करके करेंगे। वो कहते हैं कि हमारे मन में कोई भी ज्ञान, हमारे बुद्धि में कोई भी ज्ञान जन्मजात नहीं होता। वो दिखाते हैं, जैसे कुछ तर्क देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर ऐसा होता कि ज्ञान जन्मजात ही हमारे अंदर होता तो सबसे पहले यह होना चाहिए था साधारण स्तर पे कि सारे व्यक्तियों का ज्ञान एक जैसा होता। लेकिन हम ज्ञान में अंतर देखते हैं। फिर सबको ज्ञान होता, हम ऐसा भी देखते हैं कि सबको ज्ञान नहीं है। मूर्खों को, पागलों को ज्ञान नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख या पागल
भाई अंतर यही है कि दोनों में ज्ञान में ही अंतर है। उसको उतना ज्ञान नहीं रहता जितना बुद्धिमान को है, और अगर ज्ञान जन्मजात है, आपके अंदर ही है, तो ज्ञान पागलों को भी होना चाहिए था उतना ही जितना बुद्धिमान व्यक्ति को हो रहा है। तो इस तरह से ज्ञान की सार्वभौमिकता की प्रश्न भी है, यूनिवर्सलिटी की, कि अगर ज्ञान सबके अंदर जन्मजात रूप से एक ही जैसा है होगा और भरा हुआ होगा तो सार्वभौमिक होना चाहिए। हर जगह एक ही ज्ञान की बात होनी चाहिए, एक ही बात हर जगह होनी चाहिए, सारे लोगों को एक ही बात बोलना चाहिए ज्ञान का, लेकिन ऐसा नहीं है, अंतर है। तो सबसे पहले अनुभववाद अपने दर्शन का जब मंडन करता है तो वो बुद्धिवाद का खंडन करता है। खंडन में वो दिखाता है कि ज्ञान हमारे अंदर, बुद्धि के अंदर जन्मजात नहीं होते। फिर अपनी बात ये लोग करते हैं, कहते हैं कि अनुभववाद जो है वो ये मानता है कि ज्ञान अनुभव से ही केवल प्राप्त होता है। एक प्रश्न उठता है कि ये कंफ्यूजन है, ये समस्या के रूप में छात्रों के सामने रहता है कि वो बुद्धि को अनुभववादी किस रूप में समझते हैं, बुद्धि को मानते हैं कि नहीं, बुद्धि की भूमिका बिल्कुल नगण्य मानते हैं क्या, ऐसा प्रश्न उठता है। बुद्धि के बारे में अनुभववादी ऐसा कहते हैं कि बुद्धि का महत्व है, लेकिन बात ज्ञान के स्रोत के रूप में हो रही है कि ज्ञान का स्रोत क्या है। बुद्धिवादी कहता है ज्ञान का स्रोत जन्मजात प्रत्यय है। अनुभववादी कहता है कि बुद्धि की भूमिका है जन्मजात स्रोत के रूप में नहीं है, मतलब मौलिक स्रोत के रूप में, ज्ञान में मौलिक स्रोत के रूप में भूमिका अनुभव की है। बुद्धि का कार्य कुछ है, क्या है? तो बुद्धि जो हमें प्रत्यय प्राप्त होते हैं उनको मिला जुला कर कुछ बनाती है। यानी कि यह तो थोड़ा बहुत स्पष्ट हो ही गया होगा कि बुद्धि की भूमिका केवल अनुभवों, मौलिक अनुभवों को प्राप्त करने के बाद, जिसको हम प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय को मिलाने का काम होगा। जैसा कहते हैं लोग कि वो जटिल प्रत्ययों का निर्माण करने में बुद्धि की भूमिका है, या जब प्रत्यय प्राप्त हो जाते हैं तो बुद्धि सक्रिय होती है। यानी कि बुद्धि ज्ञान के प्रथम चरण में जब संवेदनाएं या अनुभव हमें प्राप्त हो रहा है उस समय बुद्धि निष्क्रिय रहती है। तो यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कुछ छात्र बोल देते हैं कि अनुभववादी तो बुद्धि को मानते ही नहीं है। बुद्धि को महत्व देते हैं, लेकिन बुद्धि को जन्मजात प्रत्यय के रूप में महत्व नहीं देते। बुद्धि को ज्ञान के शुरुआत में सक्रिय रहने को महत्व नहीं देते, लेकिन बुद्धि का महत्व है। बुद्धि जो सरल प्रत्यय, यानी कि जो मौलिक प्रत्यय अनुभव से सीधे प्राप्त हो रहे हैं, उनको मिलाती है, जटिल प्रत्यय बनाती है, बस इतना ही बुद्धि का कार्य है। यह स्पष्ट हो गया कि अनुभववाद और बुद्धिवाद में अंतर जन्मजात प्रत्यय को न मानने को है और अनुभव को ज्ञान के स्रोत के रूप में मानने को। कैसा अनुभव? तो इंद्रिय से प्राप्त अनुभव को। बुद्धि का कार्य क्या है? तो बुद्धि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मौलिक ज्ञान, मौलिक अनुभव प्राप्त हो जाता है, तो उसको मिलाती जुलाती है, जटिल प्रत्यय बनाती है। यह स्पष्ट होना चाहिए साधारण स्तर पे। अब कुछ और विस्तार ये लोग अपने दर्शन में लाते हैं। जब यह विस्तार से चर्चा करते हैं कि ज्ञान अनुभव होता कैसे है, तो उसका प्रोसेस बतलाते हैं लोग कि वस्तुओं में गुण होते हैं, उन गुणों का हमें अनुभव होता है। उन गुणों का डायरेक्ट, या आप यूं कहें, जैसे आप लॉक का दर्शन पढ़ेंगे, थोड़ी देर में लॉक के दर्शन पे हम लोग विचार करेंगे, तो एक मोटा संकल्पना आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि गुणों का हमें अनुभव होता है। सीधे गुणों का अनुभव हमें नहीं होगा। गुण भी दो तरह के होंगे, प्राथमिक और गौण गुण।
प्राथमिक गुण का हमें अनुभव भी होता है और गौण गुण का भी अनुभव होता है। प्राथमिक गुण का सीधे अनुभव हमें होता है और गौण गुण का अनुभव हमें वस्तुओं के द्वारा, वस्तुओं में गौण गुण नहीं रहा करते, वो प्राथमिक गुण हमारे मन के अंदर गौण गुण को उत्पन्न करते हैं। यानी कि गुण दो तरीके के होंगे, प्राथमिक और गौण। दोनों में मुख्य अंतर यह होगा कि प्राथमिक गुण वस्तुओं में रहेंगे और गौण गुण उन प्राथमिक गुणों के द्वारा उत्पन्न किए जाएंगे। कहां? मन के अंदर, बुद्धि के अंदर। ठीक है, प्राथमिक और गौण गुण में अंतर किया जाएगा। प्राथमिक और गौण गुण में अंतर के कारण ही आप देखेंगे कि दर्शन के अन्य अनुभववादी दार्शनिकों में इस बात को लेकर विवाद होगा और लॉक ये बात करेंगे, फिर बर्कले आएंगे, इस बात का खंडन करेंगे, फिर ह्यूम आएंगे तो बर्कले के दर्शन में भी सुधार करेंगे कि नहीं, जब आप अनुभव मान रहे हो तो फिर ये क्या है, आप सीधे ऐसे मानो। यानी कि मोटे तौर पे अनुभववादी सेंस एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कुछ चीज को अनुभव करने की बात करते हैं, जिसको वो प्रत्यय कहेंगे, संवेदना कहेंगे। फिर उनमें आपस में केवल इस बात को लेकर विवाद रहेगा कि शुरुआत में जिस दार्शनिक को आप अनुभववादी दार्शनिक के रूप में पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि वो अनुभव की बात तो करेगा, अनुभव को प्रतिष्ठित तो करेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजों को भी मान लेगा जिसको सीधे वो अनुभव नहीं कर रहा है, अनुमान लगा ले रहा है। तो बाद के जो दार्शनिक आएंगे वो कहेंगे कि नहीं, ये कैसे कर रहे हो, जब अनुभव को ही ज्ञान के स्रोत के रूप में मान रहे हो तो अनुमान क्यों लगा ले रहे हो कि ऐसा है। नहीं, अनुमान नहीं लगाइए। फिर उसमें भी कुछ त्रुटियां रह जाएंगी, वो दूसरे की आलोचना करेगा कि आप अनुमान नहीं लगाइए, लेकिन खुद अनुमान लगा लेगा। फिर तीसरा एक दार्शनिक आएगा जो इसको सारे अनुमान को समाप्त कर देगा और डायरेक्ट जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसी की बात करेगा, और फिर उसका दर्शन भी संदेहवाद में बदल जाएगा कि आप देखेंगे कि जब उनसे ये पूछा जाएगा कि ये जो आपको ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान में कार्य और कारण का कुछ सिद्धांत है, तो वो कहेंगे कि नहीं, ये जो अनिवार्यता की बात होती है ज्ञान में वो नहीं रहेगा। तो ये अनिवार्यता को जब वो हटाते हैं, ज्ञान को संभाव्य बना देते हैं, तो फिर वहां से संशयवाद स्टार्ट हो जाता है और परिणति अनुभववाद की संशयवाद में हो जाती है। मोटे तौर पे आप यह समझें, अभी तक आपने यह समझा कि अनुभववाद बुद्धिवाद के उस सिद्धांत का खंडन करता है जिनमें जन्मजात प्रत्यय को ज्ञान के स्रोत के रूप में माना गया है। अपना दर्शन रखते हुए यह कहते हैं कि हमें अनुभव होता है इंद्रियों से प्राप्त अनुभव को वो ज्ञान के स्रोत के रूप में मानेंगे। हमें अनुभव होता है सेंस से, इंद्रिय से, ठीक है। और अन्य तरह का जो अनुभव होता है, नैतिक अनुभव, धार्मिक अनुभव वगैरह वगैरह, तो उसको वो महत्व नहीं देंगे, कहेंगे नहीं, हम सेंस एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। सेंस एक्सपीरियंस मानते हुए भी वो जो डायरेक्ट वस्तुओं के गुणों का हमें ज्ञान हो रहा है उसको मानते हुए भी वो मन की क्रियाओं का भी अनुभव करेंगे, उसकी भी चर्चा वो लोग करेंगे। साथ में बुद्धि की एक भूमिका होगी, बुद्धि की भूमिका होगी कि वो चीजों को जो हमें मौलिक रूप से प्राप्त होता है उनको आपस में जोड़ के जटिल प्रत्ययों का निर्माण करा देंगे। हाँ, यह ध्यान देने की बात है कि बुद्धि की भूमिका अनुभववादी इस रूप में भी मानते हैं कि अगर आपको भ्रम की व्याख्या कर रही हो, जब आप कोई अनुभववादियों से पूछ दे कि भैया जरा ये बताओ कि जब अनुभव हो रहा है तो भ्रम कैसे हो जा रहा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, भ्रम का हिसाब किताब तो बुद्धि के पास होगा, वही उन्हीं से पूछिए, वही जटिल प्रत्यय बनाती है। यानी कि ज्ञान की बात समझनी होगी। अनुभववादी ज्ञान किसको मानेंगे? अनुभववादी कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा जो जटिल प्रत्यय बनाए जाते हैं, उन जटिल प्रत्ययों से जजमेंट के रूप में हमें जब ज्ञान होंगे, निर्णय के रूप में ज्ञान होंगे, तो उन निर्णयों को हम प्रत्ययों से मिलाकर देखेंगे कि वो मेल खाते हैं कि नहीं। मेल खाते हैं तो सही ज्ञान, नहीं मेल खाते हैं तो गलत ज्ञान। यानी कि बुद्धि को एक औजार के रूप में वो मानते हैं कि जो गलती है वो बुद्धि की है। बुद्धि की भूमिका
सक्रिय हो जाती है जब मौलिक अनुभव मिलता है तो, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ भी होता है तो इसने ही कुछ गलत मिला दिया होगा ज्ञान, यह आलोचना का विषय हो सकता है। लेकिन बहुत आप कह सकते हैं कि शानदार तरीके से अनुभववादियों ने अपने दर्शन को प्रस्तुत किया है और बहुत ही वैज्ञानिक व्याख्या की है, सूक्ष्मता से। सूक्ष्मता का अर्थ यह होता है, जब अनुभववादियों को सूक्ष्मता कहा जाता है कि सूक्ष्म है इनका दार्शनिक, तो यह आपको समझना चाहिए कि वो बुद्धि को कैसे अपने ज्ञान में प्रयोग कर रहे हैं। और यह कहना कि बुद्धि शुरू में निष्क्रिय रहती है, यह प्रश्न उठेगा कि जब बुद्धि निष्क्रिय है तो ज्ञान हो कैसे रहा है? तो कहते हैं कि गुणों का ज्ञान स्वतः होते जाता है। यह बहुत ही वैज्ञानिक बात है कि गुणों का ज्ञान यानी कि अनुभव स्वतः होते जाता है। वस्तु है तो उसका अनुभव आपको होगा। ठीक है कि अनुभववादियों में बाद में विवाद बनेगा इस चीज पे और डेवलपमेंट होगा इनके दर्शन का कि डायरेक्ट अगर बुद्धि सक्रिय नहीं है तो आपको अनुभव होगा कैसे? तो कुछ लोग आगे कहेंगे कि सेंस डेटा की बात होगी, लेकिन जो प्राथमिक दार्शनिक है अनुभववादी वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि इसमें स्पष्टता और करनी चाहिए थी, लेकिन वो एक आधार बना देते हैं, आधार रख देते हैं बाद के दार्शनिकों के लिए, अनुभववादी दार्शनिकों के लिए। तो वैज्ञानिक और सूक्ष्म करने का यह भी एक वो है कि ये लोग केवल ये कह नहीं दिए थे कि अनुभव होता है, नहीं, इन्होंने यह कहा था कि बुद्धि सक्रिय नहीं होती है। फिर इन्होंने यह भी कहा था कि जो ज्ञान हमें अनुभव के रूप में प्राप्त हो रहा है वो स्वतः हो रहा है, उसमें बुद्धि की कोई भूमिका नहीं है। हमारे मन को जो वस्तुएं हैं उनके गुण संवेदनाओं के रूप में हमारे दिमाग में आके प्रत्यय को उत्पन्न कर रहे हैं स्वतः, इसमें किसी की भूमिका नहीं है। मन बुद्धि आत्मा तीनों एक ही है, इनकी भूमिका बिल्कुल नहीं है, ये निष्क्रिय है शुरुआत में। हाँ, बाद में जब आ जाता है सरल प्रत्यय तो उसको मिला जुला कर जटिल प्रत्यय बनाते हैं। और जब आप अनुभववाद पढ़ेंगे तो इन सब बातों में, चूंकि अभी हम लोग ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत के रूप में अनुभववाद को पढ़ रहे हैं, न कि हम लोग विस्तार से अनुभववादी दार्शनिकों को पढ़ रहे हैं। तो जब हम विस्तार से अनुभववादी दार्शनिकों को, लॉक, बर्कले, ह्यूम को पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि इन लोगों ने वैज्ञानिक व्याख्या जब की तो कैसे डेवलपमेंट हुआ, एक की गलती को एक ने सुधारा, फिर तीसरे ने उसकी गलती को सुधारा, ये हम लोग बाद में देखेंगे। पाश्चात्य दर्शन में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे विस्तार से ये अनुभववादी कैसे कैसे अपने दर्शन को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब मोटे तौर पे ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत के रूप में, ज्ञान मीमांसीय स्रोत के रूप में जब अनुभववाद की बात होती है तो मोटे तौर पे आप यही समझिए कि कुछ अनुभव करने की बात होगी और उसे ही ज्ञान माना जाएगा और स्रोत के रूप में उसी अनुभव को माना जाएगा कि ज्ञान इसी के माध्यम से हमारे अंदर पैदा होता है, न कि जन्मजात होता है। ज्ञान जन्मजात नहीं होता, आप इस बात पे फोकस किए रखें अनुभववाद की जब बात करें तो। बुद्धि की भूमिका पे फोकस किए रहें कि बुद्धि की भूमिका क्या है, बुद्धि क्या शुरुआत में सक्रिय होती है या निष्क्रिय होती है? निष्क्रिय रहती है तो फिर सक्रिय होती है कैसे, कब? ठीक है। लेकिन अब हम लोग जब अनुभववाद की एक मोटी अवधारणा बना लिए तो थोड़ा बहुत चर्चा यहाँ पे हो जानी चाहिए कि इसके समर्थक कौन कौन दार्शनिक हैं। तो आप देखेंगे कि प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों में प्रोटागोरस, जेनो, ये लोग का नाम आता है कि ये शुद्ध रूप से अनुभववादी दार्शनिक थे, लेकिन बाद में हॉब्स, बेकन वगैरह भी हुए। लेकिन विकसित रूप में एक सिद्धांत को जब रखा जाता है, यानी कि जब दार्शनिक का ध्येय कुछ ऐसा है कि वो इसी को केंद्र बिंदु बनाता है कि ज्ञान मीमांसीय स्रोत के रूप में बुद्धि नहीं है और अनुभव की भूमिका है, तो इसको विकसित रूप में कहने का अर्थ यही है कि विकसित रूप में सबसे पहले अनुभववाद को
सिद्धांत के रूप में रखने का काम, विकसित सिद्धांत के रूप में रखने का काम लॉक ने किया था। तो लॉक को सर्वप्रथम अनुभववाद के विकसित सिद्धांत के जनक के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि जॉन लॉक ने इसकी शुरुआत की, वैज्ञानिक तरीके से बातों को रखा, बुद्धिवाद का खंडन किया, फिर अनुभववाद का मंडन किया और सूक्ष्मता और वैज्ञानिक तरीके से। तो थोड़ा सा हम लोग जॉन लॉक के दर्शन को भी देख लेते हैं। लॉक कहते हैं कि पहले तो आलोचना करते हैं, दिखाते हैं कि नहीं, हमारा मन, हमारी बुद्धि जो है वो बिल्कुल कोरे स्लेट की तरह है, जिसपे आप जो अनुभव के रूप में लिखें वही अंकित होगा। ठीक है, जन्मजात कुछ नहीं होता। और तो थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी कि ज्ञान कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान गुणों का होता है। गुणों, वस्तु में गुण होते हैं और उन गुणों का हमें अनुभव होता है। संवेदनाओं के माध्यम से हमें अनुभव होगा। सरल प्रत्यय हमारे अंदर आएंगे सीधे, उन सरल प्रत्ययों को, उस संवेदनाओं से प्रत्यय उत्पन्न होंगे और प्रत्ययों को, जो मौलिक प्रत्यय प्राप्त होंगे उन्हें सरल प्रत्यय कहेंगे और उन सरल प्रत्ययों को मिक्स करेगी बुद्धि, जटिल प्रत्यय बनाती है। फिर जो गुण की बात है उसको उन्होंने कहा कि गुण भी प्राथमिक और गौण दो तरीके का होगा। प्राथमिक गुण वस्तुओं में रहते हैं और गौण गुण उन प्राथमिक गुणों के द्वारा हमारे मन में उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी बात यहाँ पे और अपेक्षित है चर्चा करने की। लॉक थोड़ा बढ़कर यह बोल देते हैं कि गुणों का अनुभव तो होता है, लेकिन उन गुणों का एक आधार भी चाहिए कि वो गुण आखिर रहते कहाँ है। तो लॉक ने अनुमान कर लिया था वस्तु का, वस्तुओं का अनुमान किया, मैटर का किया, फिर उन्होंने माइंड का भी अनुमान कर लिया कि माइंड का भी अनुभव होता है। फिर इन दोनों के अधिष्ठाता के रूप में, इन दोनों के आधार के रूप में ईश्वर का भी, यानी कि ईश्वर, मैटर और माइंड, तीनों का इन्होंने, जबकि अनुभव नहीं होता, अनुभव आप देखेंगे ह्यूम के दर्शन में इन तीनों का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि आप अपने सिद्धांत को अनुभववाद के रूप में रख रहे हैं और जो अनुभव होता है उसे ही ज्ञान मानते हैं। तो वस्तुओं का अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन आपने अनुमान लगा लिया, लॉक ने अनुमान लगाया। फिर बर्कले एक दार्शनिक आएंगे जो सबसे पहले इनके गुणों वाले, जो इन्होंने भेद किया था गौण और प्राथमिक गुणों में, उसको पकड़ेंगे और कहेंगे कि आप ये प्राथमिक और गौण गुण, इसको आप भूल जाइए, गुणों में भेद आप नहीं कर सकते हैं। जिसको गौण गुण के रूप में लॉक मानते थे कि हमारे अंदर प्राथमिक गुणों ने गौण गुणों को उत्पन्न कर दिया, इसी गौण गुण को बर्कले महत्व देंगे और कहेंगे कि नहीं, आपने यह माना कि हमारे मन के अंदर ही गुण रहते हैं, गौण गुण, उसी पे रुके रहिए। और गौण गुण, यानी कि गौण गुण को महत्व देने की बात बर्कले जब करते हैं तो बस इतना ही है कि बाहर में वस्तु जो है उसका, उससे प्राथमिक गुण आ रहा है और हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, गौण गुण नहीं। गौण गुण का जो महत्व है, यानी कि हमारे मन के अंदर जो गुण है, जिसको लोग उत्पन्न गुण मानते थे प्राथमिक गुणों के द्वारा, जिसे वो गौण गुण कहते हैं, इसे ही महत्व दे रहे हैं बर्कले। कहते हैं कि हमारे मन के अंदर ही सारे गुण हैं, हम अनुभव करते हैं इसलिए वस्तु है। यानी कि वस्तु अनुभवकर्ता के अनुभव पर वस्तु निर्भर है। ये कहते हैं कि हमें बाहर में वस्तुओं का ज्ञान कहाँ मिल रहा है, बाहर में जो वस्तु है उसका अनुमान आप क्यों लगा रहे हैं, उसको इन्होंने जड़ द्रव्य का खंडन कर दिया इस आधार पे कि नहीं, हम अनुभव करते इसलिए वस्तु है। यानी कि अस्तित्व की जब बात होगी, तीनों ने इस सिद्धांत को ही पलट दिया। लॉक के दर्शन में वस्तु बाहर थी
और उस वस्तु का अनुभव हमें प्राथमिक गुणों का अनुभव हो रहा था और प्राथमिक गुण गौण गुण को उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन बर्कले के दर्शन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे वस्तु का अस्तित्व ही निर्भर करता है अनुभवकर्ता के अनुभव के कारण। फिर प्रश्न उठा कि क्या अनुभवकर्ता कौन है? तो इन्होंने मनुष्य को अनुभवकर्ता माना जिसको अनुभव हो रहा है और अस्तित्व से जोड़ दिया। फिर हुआ कि अगर हम इस कमरे में हैं, बैठे हुए हैं और कमरे में से बाहर चले जाए और हम इसका अनुभव ना करें तो ये वस्तु नहीं रहेगी। तो वो कहते हैं कि रहेगी, ईश्वर इसका अनुभव कर रहा है इसलिए वस्तु रहेगी। यानी कि गुणों के असीमित आधार के रूप में अनुभव करता, सीमित आधार के रूप में अनुभव करता और असीमित यानी कि आपकी क्षमता सीमित है। आप एक कमरे में बैठे हैं, इतने ही दूर को देख रहे हैं तो आप इसके अस्तित्व के लिए जिम्मेवार हुए। लेकिन एक ऐसा ईश्वर भी है जो सबको देख रहा है, सबके अस्तित्व के लिए वो आपको भी देख रहा है। सबके अस्तित्व के लिए कौन जिम्मेवार? तो इसी सेंस में असीमित अनुभव का आधार ईश्वर को माना गया है और सीमित अनुभव का आधार अनुभवकर्ता को माना गया है, यानी मनुष्य को माना गया है, माइंड को माना गया है, माइंड। फिर आप यह देखेंगे कि बर्कले माइंड और ईश्वर को मानेंगे, यह कहेंगे, यह आलोचना करते हैं लौका के, जिसका अनुभव नहीं होता उसका आप क्यों अनुमान लगा रहे हो, क्यों उसके बारे में बोल रहे हो। उन्होंने मैटर को समाप्त कर दिया कि नहीं, मैटर की बात छोड़िए, मैटर का आपको किसी वस्तु का अनुभव कहाँ हो रहा है, गुणों का अनुभव हो रहा है तो आप गुणों की बात कर। लेकिन फिर इन्होंने अनुभवकर्ता को माना और ईश्वर को भी माना, लेकिन दोनों का अनुभव इन्हें नहीं हो रहा, लेकिन ये फिर मान रहे हैं। इसी बात की आलोचना ह्यूम करेंगे। वो कहेंगे कि जो गलती लॉक ने की थी वही गलती बर्कले ने किया। यानी कि सीधे आप अनुभव में जो चीजें प्राप्त हो रही हैं, संवेदनाएं, प्रत्यय, उसको मानिए, बस उसके अलावे किसी अनुभवकर्ता के रूप में माइंड को मानने की आवश्यकता नहीं है और फिर ईश्वर को भी मानने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि मजबूरी थी बर्कले को, इसलिए उन्होंने माना। लेकिन ह्यूम के दर्शन में ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। अब ह्यूम का दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि शुद्ध रूप से अनुभव करता, अगर आप किसी को कहेंगे तो ह्यूम को कहेंगे कि वो ज्ञान के स्रोत के रूप में अनुभव को ही मान रहे हैं और अनुभव का मतलब विवेकपूर्ण या समुचित व्याख्या अनुभववाद का अगर कोई कर रहा है तो वो ह्यूम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम किसी चीज को नहीं मानेंगे जो हमें अनुभव नहीं होता, हम अनुमान लगाएंगे ही नहीं। अच्छा, तो इसका परिणाम क्या होगा? ह्यूम कहेंगे कि ह्यूम से पहले ज्ञान के रूप में कारण कार्य का भी सिद्धांत रहा करता था, जो बोलता था कि कोई भी ज्ञान का, कोई भी किसी वस्तु का कुछ कारण होता है और कार्य कारण के सिद्धांत में अनिवार्यता की बात बहुत प्रमुखता से रहती है कि हमें अगर कोई ज्ञान है तो हम जब ज्ञान में अनिवार्यता की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हाँ कोई कार्य है तो उसका कोई कारण होगा, ठीक है, और वो अनिवार्य होगा। ह्यूम कहेंगे कि नहीं, आप सबसे पहले वो आत्मा को समझाते हैं, माइंड को समझाते हैं। वो कहते हैं कि आप आत्मा को जो समझ रहे हैं कि एक कोई स्थिर वस्तु है, तो ऐसे स्थिर वस्तु का तो हमको अनुभव ही नहीं होता। हमें तो बार हमेशा, वो विज्ञान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि हमें हमेशा विज्ञान का अनुभव हो रहा है, सतत विज्ञान। एक विज्ञान जा रहा है, समाप्त हो रहा है, दूसरा विज्ञान लगातार। तो कोई स्थिर चीज का हमें तो ज्ञान हो नहीं रहा है, लगातार हमें, जैसे बुद्धिज्म मानता है ठीक उसी प्रकार ह्यूम भी मानते हैं। आत्मा का खंडन उन्होंने कर दिया, नहीं, एक अस्थायी रूप में आत्मा बिल्कुल नहीं है, विज्ञानों का सतत प्रवाह है। ईश्वर का खंडन कर दिए तो उस पर कोई आपत्ति ज्यादा नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने
एक अस्थायी रूप से आत्मा का ही खंडन कर दिया कि नहीं, हमें कोई अस्थायी आत्मा का ज्ञान कहाँ होता है। तो इसी बात को पकड़ लिया गया और यह बोला गया कि हम संशयवादी हैं। संशयवादी कहने का या संदेहवादी कहने का बस इतना ही अर्थ है कि ह्यूम अपने अस्तित्व को ही नकार रहे हैं, अस्थाई आत्मा को नकार रहे हैं, ये है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कैसे अनुभववादी अपने दर्शन को रखते हैं बुद्धिवाद की आलोचना करके। फिर कुछ बातें छुटी भी हैं, इसलिए हैं क्योंकि अभी प्राथमिक स्तर पर जब आप अनुभववाद को मोटे स्तर पर पढ़ रहे हैं कि अनुभववाद क्या है मूलतः, तो उसमें अनुभववादियों जो लॉक, बर्कले, ह्यूम है, उनके दर्शन में विस्तार से चर्चा अभी संभव नहीं है। वो उनके दर्शन में जब आप पढ़ेंगे अनुभववाद पाश्चात्य दर्शन में, जब आपका वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उसमें विस्तार से लॉक, बर्कले, ह्यूम को बताया जाएगा कि कैसे ये लोग इसकी व्याख्या करते हैं, तो और स्पष्ट होगा। अभी मोटे तौर पे आपने अनुभव, बुद्धि और तरीके को सीखा, किस चीज का अनुभव होता है उसको सीखा, और फिर अनुभववाद की परिणति किस रूप में संशयवाद में होती है, संदेहवाद में होती है, ये आपने देखा। तो अगले क्लास में हम लोग अनुभववाद की आलोचना देखेंगे।